सबसे पहले बात करेंगे टिहरी की। एक आपदा आई है। टिहरी के घनसाली में बादल फटने की सूचना मिल रही है। पिपोल गांव के ऊपर बादल फटा है और बादल फटने से पिपोल गांव में मलबा आ गया। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन अलर्ट हो गया है। लेकिन बड़ी खबर टिहरी से, हालांकि रात का वक्त है, ऐसे में क्या स्थितियां वहां पर हैं ये साफ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि टिहरी के घनसाली में बादल फटा है और बादल फटने के बाद भारी मलबा पिपोल गांव के में पहुंच गया है। पिपोल गांव के ऊपर ही बादल फटा था, पिपोल गांव में मलबा आ गया है। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन किस तरीके की हालात यहां पर बनते हैं वो कुछ वक्त के बाद जरूर साफ हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरीके के मलबे आते हैं, अचानक आते हैं, तो जान माल का नुकसान होता है। और 3 दिन के भीतर दूसरी बार ये बादल फटा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौतें। 24 घंटे में कोरोना से राजधानी में 65 की मौत हुई है और जिले में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में नए केस कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 26,780 नए केस मिले हैं, जबकि 28,902 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 24 घंटे में 353 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है और इसके बाद अब तक प्रदेश में कुल 14,501 कोविड पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,59,844 पहुंच चुकी है। तो संक्रमण के आंकड़े जरूर घट रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है और यूपी में 24 घंटे में 26,780 नए केस आए हैं। और कानपुर में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को शहर में एक दिन में अब तक सर्वाधिक 67 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने कई निजी कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम गुरु तेग बहादुर और ग्रेस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बुधवार को 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। डीएम ने निरीक्षण के दौरान कोरोना मरीजों से इलाज की जानकारी भी ली और अधिकारियों को इलाज में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुशीनगर की। कुशीनगर से बदहाल स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें सामने आई हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय में जमीन पर दर्जनों मरीजों का इलाज चल रहा है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दावे फेल नजर आ रहे हैं। ये सामने तस्वीरें आई हैं। मरीज जमीन पर चादर बिछाकर लेटे हैं, यहीं पर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाह तस्वीरों को लेकर जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो किस तरीके की स्थितियां बन गई हैं और स्वास्थ्य विभाग की हालत कितनी खस्ता है, आप कुशीनगर की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दावे क्या हैं और दावों का दम क्या है। प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अब सीएम योगी क्रायोजेनिक टैंकर्स की ग्लोबल टेंडरिंग करवाएंगे। अभी प्रदेश में करीब 89 क्रायोजेनिक टैंकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी राज्य को 400 मीट्रिक टन के टैंकर उपलब्ध कराए हैं। लेकिन ऑक्सीजन की बढ़ती किल्लत को देखते हुए अब प्रदेश सरकार क्रायोजेनिक टैंकर को लेकर ग्लोबल टेंडर कराने जा रही है, जिसको लेकर सीएम ने टीम 9 को निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की हालत को लेकर भटक रहे उनके परिजनों को भी हर अपडेट देने के आदेश सीएम ने दिए हैं, जिससे लोगों में मरीज को लेकर पैनिक कम हो सके। टीम 9 के साथ बैठक में होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए भी सीएम ने आदेश दिए। और नोएडा में मिशन संजीवनी प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके तहत होम आइसोलेशन वाले मरीजों को होम डिलीवरी के जरिए दवाई और किट पहुंचाई जाएगी। इसके लिए डीएम ने जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय को दवाइयों की किट के साथ रवाना किया। मिशन संजीवनी के तहत 33 डिलीवरी बॉय को अधिकृत किया गया है, जो लोग उनके घरों तक दवाइयां पहुंचाएंगे। एक डिलीवरी बॉय 20 लोगों को दवाएं पहुंचाने का काम करेगा। तो जोमेटो के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और देखिए डीएम सुहास सिलवाई भी आपको नजर आ रहे हैं और ये एक शानदार पहल है। मिशन संजीवनी जनपद गौतम बुद्ध नगर में शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक घर में जो भी कोरोना पेशेंट है जो होम आइसोलेशन में है,
उन तक आवश्यक दवाएं हमारे टीम पहुंचाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ जोमेटो की हमारे साथी हैं, तो इनके माध्यम से पहुंचेगी। चिकित्सा विभाग के कर्मचारी है, उनके माध्यम से पहुंचेगी। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर के सांसद बृजलाल ने सांसद निधि से ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 1 करोड़ की धनराशि दी है। सांसद निधि से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए प्लांट लगाया जाएगा। भारत नेपाल से जुड़े सिद्धार्थनगर जिले को पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, जहां सुविधाओं की बेहद कमी है। अपने संसदीय क्षेत्र के हालात जानने पहुंचे सांसद बृजलाल ने डीएम और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें किल्लत को देखते हुए उन्होंने 1 करोड़ की सांसद निधि स्वीकृत की है। और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए गाजीपुर पुलिस लाइन में 12 बेड का L2 अस्पताल बनाया जाएगा, ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को कोविड की शिकायत होने पर उन्हें तुरंत इलाज मिल पाए। इस अस्पताल ऑक्सीजन और अन्य कोविड संबंधित इक्विपमेंट से लैस होगा। दरअसल जिले के सभी पुलिसकर्मियों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाया है। इसको देखते हुए विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साथ ही कल से जिले में सभी पुलिसकर्मियों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। और यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी प्रदेश में 3050 जिला पंचायत वार्ड की सीटों पर जोरदार तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन बीजेपी जिला पंचायत वार्ड की तकरीबन 600 सीटों पर सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव में लगभग 800 सीटें हासिल की। अब सियासी दलों की तैयारी प्रदेश में होने वाले 75 जिला पंचायत अध्यक्षों और 826 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर टिकी हुई है। हाल ही में हुए पंचायत इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी सीटें जीती हैं और हमें उम्मीद है कि 2022 में जो एमएलसी के चुनाव होंगे उसमें भी समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से 2022 के लिए भी तैयार है, एमएलसी इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। समाजवादी पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर रहकर काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है, बूथ लेवल पर हमने मजबूती की है और इन्हीं आधारों पर हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की भारी संख्या में जीत दर्ज हुई है। इसके अतिरिक्त निर्दलियों में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के समर्थक लोग हैं और या तो वो लोग हैं जो टिकट भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे, किंतु किन्हीं कारणवश उनको टिकट नहीं मिला था। जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों पर जब चुनाव होगा तब संख्या की कसौटी कसी जाएगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय के द्वारा 36 एमएलसी के जो चुनाव लंबित हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब जीत दर्ज करेगी तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के विभिन्न वो दल जो आज जीत का दावा कर रहे हैं उनकी असलियत खुलकर सामने आ जाए। एटा में पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा सांसद ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। एटा से भाजपा के सांसद राजवीर सिंह ने जिला प्रशासन पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने अधिकारियों पर भाजपा उम्मीदवारों को हराने का खुला आरोप लगाया। मतगणना अधिकारी को कटघरे में खड़ा करते हुए राजवीर सिंह ने उन पर सपा से मिली भगत का आरोप लगाया। राजवीर सिंह ने कहा कि इसके लिए जो भी दोषी उन पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हम जिला प्रशासन के खिलाफ संघर्ष करेंगे। राजवीर सिंह ने यह भी कहा कि अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो हम सब लखनऊ सीएम से मिलने जाएंगे और अधिकारियों की शिकायत करेंगे। जिले के जो भी अधिकारी रहे हैं मतगणना में, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को हटाने का काम किया है कि मैं भी डीएम साहब से मिलूंगा और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ आज ही कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी लिख के भेजें और मुख्यमंत्री को लिख के भेजें और अगर आज ये कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन तैयार हो जाए हमें हमारी संघर्ष करने के लिए। अमेठी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान इमरान खान और उनके समर्थकों का काफिला गुजर रहा है और उसके बैकग्राउंड में पाकिस्तानी गाना बज रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ग्राम प्रधान इमरान खान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही बाकी लोगों की तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है। रामगढ़ में मंगला गांव में जो नवनिर्वाचित प्रधान इमरान है, इन्होंने एक बाइक रैली निकाली थी और एक आपत्तिजनक गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। इस वीडियो को वायरल होने के बाद उस वीडियो की जांच की गई है। जांचों उपरांत थाना रामगढ़ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कन्नौज में पंचायत चुनाव के बाद बवाल हो गया। हारे प्रत्याशी ने पथराव और फायरिंग कर दी। नवनिर्वाचित प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया गया और बवाल में दोनों पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
ठटिया थाना क्षेत्र के गुरौली गांव की ये घटना है। तो कन्नौज पंचायत चुनाव के बाद, और केवल कन्नौज ही नहीं, तमाम ऐसे जिले हैं जहां से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर चुनावी रंजिश अब खुलकर सामने आने लगी है। कहीं हारे प्रत्याशी तो कहीं जीते प्रत्याशी तांडव मचा रहे हैं। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। मंगरे मऊ गांव में चुनाव हारे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जीते प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर में रखा सामान तोड़ दिया गया। आरोप है कि दबंगों ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट की। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और टिहरी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। टिहरी के घनसाली में बादल फटा है। बताया जा रहा है कि पिपोल गांव से ऊपर बादल फटा, जिससे पिपोल गांव में मलबा आया है। और ये देखिए ये तस्वीरें, कितनी तेज ये मलबा आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में अभी रात का वक्त है, सुबह होने के बाद या रोशनी के बाद ये पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन फिलहाल ये घनसाली की तस्वीर आप देखिए, बादल फटने के बाद मलबा गिरा है और देखिए किस तरीके से ये जो गाड़ी है ये टकराई हुई है और पेड़ में दबी हुई दिख रही है। और आप मलबे की रफ्तार देखिए, इस रफ्तार में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नुकसान हुआ होगा, हालांकि नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। हरिद्वार के लक्सर में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस वारदात से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने गांव में फोर्स तैनात कर दी। तुरंत हमारा सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गया था। एम्बुलेंस पहुंच गया था। अभी सूचना मिली कि 3 लोगों की इसमें डेथ हो गई। बाकी लोगों का घायल का उपचार हो रहा है। अभी जो है इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इनसे तहरीर लेकर मुद्दा कायम करके आवश्यक कार्रवाई। हल्द्वानी में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कबाड़ी के गोदाम में बायोमेडिकल वेस्ट बरामद हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि बायोमेडिकल वेस्ट यहां कैसे आया। इस लापरवाही को लेकर एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो आप देखिए, जिस दौर में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, उस दौर में कबाड़ी की दुकान में बायो वेस्ट मिला। और ये अपने आप में सवाल है कि आखिर कबाड़ी के पास ये चीज़ें कहाँ से आई। सूचना आई थी कि का बगीचा है, वहाँ के आसपास में एक कबाड़ी की कोई शॉप है और वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट है वो खुले में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना पे थाना बनपुरपुरा की पुलिस वहाँ पे गई। उन्होंने इस तरीके की वहाँ पे पाई, तो फिर वहाँ पे बाकी मेडिकल ऑफिसर और टीमों को भी बुलाया गया और ये सत्यता पाई गई। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और महामारी अधिनियम भी इसमें लगाया। उत्तराखंड में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि राज्य में पुलिस और एसडीआरएफ के पास 50 से ज्यादा सिलेंडर हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर आम लोगों को दिया जाएगा। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी उन्होंने कहा कि काफी गंभीर है, इस पर हम निगाहें बनाए हुए हैं। हफ्ता पहले ही ये अपना मुहिम चलाई थी। पहले से था हमारा कि अपनी पुलिस लाइनों में, छोटी पुलिस लाइनों में 2, बड़ी में 5 सिलेंडर बना के रखे जाएं, जिससे पुलिस परिवार जो लाइनों में रहते हैं उनकी कोई इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल में बेड न मिले तो उनको एटलीस्ट ऑक्सीजन दिलाई जा सके। साथ ही साथ एसडीआरएफ में भी हमारे पास और हैं पहले से, क्योंकि एसडीआरएफ का तो काम ही आपदा से निपटना, तो इसलिए इतना हमारे पास है। पूरे विभाग के पास 50-60 सिलेंडर पूरे स्टेट में हैं, बटालियन में, पुलिस लाइनों में। अगर कोई इमरजेंसी पब्लिक की होती है तो वो हमें बताएं या एसएसपी को बताएं, तो ज़रूर उनकी भी हम मदद करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दून अस्पताल में नई ओपीडी में पहुंचे। यहां पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई। मुख्यमंत्री ने नए ओपीडी भवन में कोरोना वायरस से बचाव करने वाली वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। दरअसल राज्य में वैक्सीन की दूसरी डोज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही है। हालांकि जिन लोगों ने अब तक एक भी डोज नहीं लगाई, उन्हें भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में 2 दिन पहले ही 45 साल से उम्र से अधिक के लोगों के लिए 3,20,000 वैक्सीन की डोज पहुंची थी। इस तरह राज्य में फिलहाल 45 प्लस उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की जो मात्रा है वो पर्याप्त है। और उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरक सिंह रावत का कहना है कि कोविड की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मुफ्त मिलेंगी। वन विभाग निगम की तरफ से लकड़ियां मुफ्त दी जाएंगी। पिछले कई दिनों से लकड़ियों की डिमांड पूरी करने में दिक्कतें आ रही थी और इस बीच वन मंत्री का बयान सामने आया कि कोविड से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सरकार ये मदद करेगी।
राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कोरोना काल में एक और बड़ी मदद की है। अनिल बलूनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक ट्रक उत्तराखंड के लिए भेजा है। ये ट्रक गुजरात से मंगवाया गया है। अनिल बलूनी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से कोरोना के विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने मरीजों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी आवश्यकता बताई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने पर उन्हें निरंतर रिफिल करके अधिकतम रोगियों की सेवा की जा सकती है। बलूनी ने कहा कि मैंने निजी संबंधों और मित्रों के सहयोग से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है। ये ट्रक कल कक्ष गुजरात से चल चुका है, जो आज रात या कल सुबह देहरादून पहुंच जाएगा। इस क्रम में विदेश से कुछ मित्रों ने पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सांसद निधि से क्रय किए जाने वाले कंसंट्रेटर भी शीघ्र ही राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे।